जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहले ये बता दिया था कि यूरोप में नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, मतलब कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कैसे प्रसारित हुई। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई थी, थोड़ा बहुत बताया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक पंडित बेटा, बिना वीडियो के तुम्हें कोई पढ़ाता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो टाइम लगता है 10 मिनट, इसीलिए 5 मिनट बर्बाद हो जाता है। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है आपको पता है अच्छी तरह से? बिल्कुल बेटा, तो थोड़ा बहुत तो कराएंगे। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि उस जमाने में यूरोप में जो अधिकारवादी थे, मतलब कि जिनको कि अधिक से अधिक राइट था, अभिजात्य वर्ग कहा जाता था, मतलब कि बड़े लोग जो हायर मिडिल क्लास होते थे, जिनके पास पैसा था, समाज के धनी लोग होते थे, ठीक है। तो उन लोगों के साथ साथ उन लोगों ने, आपको पता है, जो समाज में धनी होंगे वो निश्चित रूप से गरीबों का हक छीन के ही धनी होंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर समाज में कोई अमीर है और कोई गरीब है, इसका मतलब गरीब का छीना गया है और अमीर ने छीना है, नहीं तो समानता ही हो जाती ना, तब तो कोई गरीब होता ही नहीं। तो एरिस्टोक्रेसी वही अमीर लोग थे जिन्होंने गरीबों से छीना था, चाहे वो जमींदार हो, बड़े व्यापारी हो, या किसी भी तरह के बागान मालिक। अब इसमें बात आई कि न्यू मिडिल क्लास, एक नया मिडिल क्लास भी है इमर्ज हुआ। वो कौन था? देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण हुआ था पूरी यूरोप में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि सबसे पहले आपके इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी, औद्योगिक क्रांति, और वो बढ़ते 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 फिर धीरे धीरे पूरी यूरोप को तक वो हावी हुई। तो एक नया मिडिल क्लास जो कि ट्रेड से रिलेटेड था, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड था, और जो इन उद्योगों में काम करने वाला मजदूर था, या जो भी छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग, ये सारे के सारे मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास के रूप में उभर के सामने आए। जी, अभी और क्लियर होगा, चिंता मत करो। जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाएगा मैंने अच्छे से नहीं समझाया, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता नहीं। इन वेस्टर्न and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Western part of Central Europe, ठीक है, यूरोप का मध्यवर्ती यूरोप का, बीच यूरोप का वो हिस्सा जो कि पश्चिमी था, जो ब्रिटेन था, जो कि जर्मनी था, और जो आपको मैप में देखेंगे तो पता चलेगा, और जो कि फ्रांस था। फ्रांस का वो हिस्सा जो वेस्टर्न साइड था, अटलांटिक ओशियन के सामने, जिसकी कोस्ट लगती थी। एक पेज और, यहां पे कमर्शलाइजेशन का या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब ये था, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का मतलब ये था कि कितने ज्यादा उस इलाके में टाउन है, कितनी ज्यादा उद्योगों की स्थापना या इंडस्ट्री को स्टेबलाइज किया गया है, ठीक है, इन सब चीजों को देखा जाता था। Industrialization began in England in the second half of the 18th century. 18th century के second half में, 18th century मतलब 1700 से लेकर के 1799 के बीच को 18th century कहेंगे, तो समझते होंगे आप लोग। 18th century मतलब 1700 वाला पूरा साल चलेगा। तो 1700 का जो हाफ सेकेंड हाफ था, उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति क्या थी? अधिक से अधिक शहरों की तरफ लोगों का रुझान, खेती बाड़ी को छोड़ के लोग अब इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, उद्योग में इन्वॉल्व होना चाहते थे, और अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जहां लगती थी तो ऑटोमेटिक वो शहर बन जाता था, छोटा मोटा टाउन बन जाता।
और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत चीज रिस्पॉन्सिबल थी, और जिसमें सबसे मेन था न्यू मशीनरी का इन्वेंशन, नई नई मशीनों की खोज भी, स्पिनिंग जेनी, जो कताई की मशीन होती थी, कपड़े बुनाई की मशीन होती थी, सारे के सारे इंग्लैंड में ही इन चीजों का आविष्कार हुआ था। याद रखिएगा, इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी मशीनों की जरूरत होती है, उन सारे के सारे मशीनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब देखो, बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन जर्मनी और फ्रांस के कुछ हिस्सों में ये 19th सेंचुरी के दौरान ही ये हुआ। ठीक है, in its wake new social group came into being, a working class population and middle class is made up of industrialists, businessmen, मैं अंडरलाइन करता हूं, middle class is made up of industrialists, businessmen, professionals। तो अब फ्रांस में और इंग्लैंड में तो बेटा पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या प्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, उसके बाद ही फ्रांस और जर्मनी में हुई। और यूरोप में अब इस तरह से आपको पता है, तीनों देश का जो मैंने नाम लिया ये वेस्टर्न कोस्ट पे लगते हैं, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, आपको दिख रहा होगा मैप पे। और ये तीनों की तीनों जो देश हैं, यहीं पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पूरी यूरोप में, क्योंकि ये आसानी से समुद्र के रास्ते पर थे, समुद्र के तट पे लगते थे, ये कोस्टल इलाका पड़ता था इनका, और यहाँ से ट्रेड करना आसान। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाउन बनने लगे, उद्योगों का विकास होने लगा, कारखाने फैक्ट्रियां लगाई जाने लगी, और इसी कारण से यहाँ पे एक नए मध्य वर्ग का, मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जिसमें कि कौन आता था, इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगपति, बिजनेसमैन मतलब कि व्यापारी, बिजनेसमैन बेटा मतलब कि यहाँ से सामानों को लेकर के दूसरी जगह बेचने का और खरीदने का जो काम करते थे वो बिजनेसमैन, इंडस्ट्री जो वहां पर इंडस्ट्री लगाई है, फैक्ट्रियों में सामान बनाने का काम करते थे, वो इंडस्ट्रीज थे। और प्रोफेशनल, मान लो कि कोई कपड़े बुनकर होगा, कोई टेक्नीशियन होगा जो मशीन को रिपेयर करना जानता होगा, कोई इंजीनियर होगा, इस तरह के लोग, उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। पेशेवर, पेशेवर मतलब बेटा जैसे मान लो जो कपड़े का बुनाई जानता है, उसके अंदर हुनर है तो वही काम करेगा। प्लम्बर, लोहार, जो ये ब्लैक स्मिथ होते हैं, ये पेशेवर लोग, प्रोफेशनल कहे जाते हैं। बिल्कुल है ही। और पहले तो दो ही वर्ग था ना, या तो आप खेतों पे मजदूर हो और नहीं तो आप लैंडलॉर्ड हो, और दूसरा तो काम नहीं होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बाद एक इस प्रोफेशनल वर्ग का भी। सबसे बड़ी बात, पहले ये माना जाता था कि अगर आपके पास लैंड है, जमीन है, जमींदार हो, लैंडलॉर्ड हो, तभी आप बड़े हो। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं भी है, और आपने इंडस्ट्री लगा दी, आप अगर बिजनेस करते हो तो उससे भी बड़े बन सकते हो और समाज में ऊंचा रुतबा आपको मिल सकता है। अंडरस्टैंड? ठीक। It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity. अब देखिए इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति जो हुई, उसके साथ साथ पढ़े लिखे लोगों का विकास हुआ। शहर में वो लोग रहते थे जिनसे कोई भेदभाव नहीं करता था, कोई भी जो शहर में था पढ़ लिख सकता था। गांव का तो ऐसा सिस्टम नहीं था कि समाज में हो तुम मजदूर हो, बंधुआ मजदूर हो, बॉन्डेज लेबर, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेटेड लोगों का जमावड़ा हुआ, एक नए पढ़े लिखे वर्ग का, एजुकेटेड पीपल यहाँ टाउन में दिखने लगे, और वो लोग इस एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर लोगों या लैंडलॉर्ड लोगों का जो अधिकार था उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे और कहने लगे कि केवल इसी आधार पे इनको ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए या स्पेशल राइट सरकार द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए कि ये लैंडलॉर्ड है ज्यादा जमीन के मालिक। ठीक है, हर आदमी को उसकी काबिलियत के आधार पर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, उनको मौका मिलना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब देखिए, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब बात उदारवादी है ना बेटा, लिबरल की उदारवादी राष्ट्र, हिंदी तो मिलेगी बेटा? अरे वाह, शाबाश।
लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अभी लिबरल नेशनलिज्म या उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, एक एक वर्ड को समझिए। ये तो दुर्गा जी की फोटो नहीं होती है छोटे बच्चे वाली, वो माता रानी वाली, वैसे इसका फेस है छोटा कटोरी जैसा लगता है। इसका मतलब ये ना है पाइप से बच जाएंगे, 5 साल के हो गए आप, लगेंगे आपको पाइप अगर काम नहीं करेंगे तो, लेकिन ये पाप हम नहीं करेंगे। लिबरल ऑफ नेशनल यूनिटी in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। देखिए यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 1800 की शुरुआत जो हुई, उसी समय यूरोप में लिबरलिज्म या उदारवादी सोच, लोगों की सोच बड़ी हो गई। अब वो ये गांव वाली सोच कि भाई तुम इस जाति के हो, तुम किसान हो, तुम गरीब हो, ये ऐसी सोच नहीं रही। अब उनका सोच बड़ा होने लगा, उदारवादी होने लगे। अब देखिए कैसे, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, अंडरलाइन इट। लिबरलिज्म जिस वर्ड से डिराइव है, एक लैटिन वर्ड से बेटा, जिसको की कहते लिबर। और विश्वास रखिएगा 10वीं 12वीं 11वीं पढ़ के लोग निकल गए, लेकिन लिबरलिज्म के बारे में किसी का फोकस भी नहीं रहा, क्योंकि किसी ने ध्यान से पढ़ाई नहीं की। मीनिंग फ्री, तो लिबरलिज्म लीबर से बना है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है मुक्त, खुला। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मतलब कि अब ये जो नया मिडिल क्लास था, ये जो नया मध्य वर्ग बना था पूरे के पूरे यूरोप में, इसके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था कि जो ये समाज था, जो सोसाइटी थी, वहां पे इक्वलिटी स्टेबलाइज हो, समानता हो, और कानून की नजर में सब लोग समान हो। अगर एक बहुत बड़ा 200 300 400 500 एकड़ का कोई लैंडलॉर्ड हो, वो भी अपराध करता हो तो उसको भी उतनी सजा हो। और सरकार अगर किसी को अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अवसर देती है किसी भी काम करने का, व्यापार करने का, इंडस्ट्री करने का, कुछ भी लगाने का, तो उसमें सब लोग को बराबर का देगा। ये नया मिडिल क्लास इस बात को लिबरलिज्म की तरह मान के चलता था। समझ में आ रही बात आपको? सभी को कानून की नजर में सारे समान होंगे, आप लिख सकते। इक्वलिटी बिफोर लॉ, politically it emphasized the concept of government by consent, underline करिएगा। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, लिबरलिज्म का मतलब था कि इक्वालिटी। अब इक्वालिटी कहां? बिफोर लॉ, कानून के सामने इक्वालिटी हो, समानता की बात की जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये देखा गया, वहां पर लिबरलिज्म को कुछ दूसरे, उदारवाद को, फ्रांसीसी क्रांति के समय उदारवाद को या लिबरलिज्म को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। वहां मतलब था कि जो मोनार्च सिस्टम था उसको, और साथ ऑटोक्रेसी, मतलब कि जो क्या कहते हैं तानाशाही थी जो उनकी अपनी, उसको खत्म करना, लुई 16 की। और साथ ही साथ वहां पर जो प्रिविलेज था क्लेरिकल का, मतलब कि जो पादरी वर्ग था या जो राजा का वर्ग था, उसका जो प्रिविलेज था, प्रिविलेज मतलब कि विशेषाधिकार, स्पेशल राइट, उसको खत्म करने को ही लिबरलिज्म कहा गया था। बात समझ में आ रही है? लेकिन याद रखिएगा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में लिबरलिज्म का मतलब क्या था और फ्रांस में क्या? तो आप कह सकते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र या ऑटोक्रेसी को खत्म करना, मोनार्क सिस्टम को खत्म करना, और साथ ही साथ क्लेरिकल या मतलब कि जो पादरी वर्ग था या जो राजा का वर्ग था, उसके विशेषाधिकारों का समापन या विशेषाधिकारों को खत्म करना ही लिबरलिज्म था। और ब्रिटेन में क्या था शिवाजी? हाँ बिल्कुल, कि कानून के नजर में सबको समानता की भावना हो, कानून के नजर में सबको समान करिए, ठीक है। और ये जो ऑटोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी,
बता रहे, ब्रिटेन में एरिस्टोक्रेसी को खत्म करना और बिफोर द लॉ सभी को इक्वालिटी या समानता दिलाना, ये था लिबरलिज्म। फिर से मैं समझा देता हूं, चिंता मत करिए। ब्रिटेन में ये माना जाता था कि एरिस्टोक्रेसी मतलब जो समाज में बड़े लोग हैं, ज्यादा बड़े लैंडलॉर्ड हैं या ज्यादा रिच पर्सन है, उनको जो अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। सबको जैसे हमको राइट या उनको मिला है हमें भी मिलना चाहिए, सबको बराबर करिए और कानून की नजर में सबको समान करिए। और फ्रांस में क्या था कि जो राजा का शासन है उसको खत्म किया जाए और समाज पर, शासन पर जो राजा के राज्य परिवार या सामंत वर्ग फ्यूडल सिस्टम का, साथ ही साथ जो चर्च का जो अधिकार था, वो सारे अधिकार खत्म। ठीक है, चर्च के राइट और राजा का जो भी राइट था उसको खत्म किया, स्पेशल राइट को खत्म किया। देखिएगा, और 19th सेंचुरी liberals also state the inviolability of private property। वो ये कह रहे थे, जैसा कि बेटा आपको पता है, जब राजा का शासन हो तो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कुछ चीज नहीं। आप जिस राजा के अंडर में हो, फ्रांस में हो या जहां पर भी हो, तो सारी प्रॉपर्टी तो राजा की ही मानी जाएगी, आप टैक्स देंगे। लेकिन 19th सेंचुरी में लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं नहीं, जब आपने आजादी दी है तो हमको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी अधिकार दो। आप, हम जो कमाए वो हमारा राइट हो, उस पर किसी का राइट नहीं, राजा का क्यों राइट हो। बात समझ रहे? इस बात की भी लड़ाई लड़ी गई। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पेपर में आएगा, सफ्रेज। क्या उसके लिखे वर्ड बेटा? मताधिकार, बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 9th क्लास को पढ़ाया था, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन जब हुआ तो वहां पे मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया, लुई 16 पूरे खत्म हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद गैरीबाल्डी आया। उस गैरीबाल्डी भाई कहां चला गया, एक सेकेंड, रॉबस्फेयर, या रॉबस्फेयर, वो गैरीबाल्डी में थोड़ा दूसरी जगह चला गया था। नेपोलियन बोनापार्ट। गैरीबाल्डी बेटा है क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का और क्या कहते हैं फ्रांस का, सबका है ना, तो मैं थोड़ा बिदक के आगे चला गया था। हो जाता है ना, खिचड़ी सी हो जाती है दिमाग में। तो सब वहां पर भी क्या था कि जो लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और जो लोग मेल हैं, वही केवल उन्हीं को राइट टू वोट होगा। औरतों को कभी भी राइट टू वोट होता ही नहीं था फ्रांस में, पूरे यूरोप में कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। ठीक है, तो अब इसके लिए जो औरतें थी उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए और लड़ाइयां लड़ी, और देखिए क्या हुआ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, मतलब कि सार्वभौमिक मताधिकार को इक्वालिटी बिफोर लॉ में, अच्छा, मतलब कि सभी लोगों को मताधिकार, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। याद होगा, मैंने 9th क्लास में पढ़ा है, आप लोग को याद नहीं होगा, 9th क्लास को याद होगा कि वोट का राइट या सफरेज, मताधिकार का राइट केवल उन्हीं को मिलता था। फ्रांस में लिबरल डेमोक्रेसी थी, उदारवादी प्रजातंत्र था, वहां पर नया नया एक्सपेरिमेंट हुआ था। हाँ, लैंड होना चाहिए, सबसे मेन था कि लैंड होगा तभी तो टैक्स देंगे, टैक्स पेयर होने चाहिए, जो प्रॉपर्टी ओनर होने चाहिए, जिनके पास कुछ ना कुछ मालिकाना हक, उनको एक वोट का राइट मिलता था, और साथ ही साथ औरतों को कभी नहीं मिलता था, ये मर्दों के लिए केवल। ठीक है, Men without property and all women were excluded from political rights। देखिए, जो लोग ऐसे पुरुष या मैन जो प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं थी, उनको वोट का राइट नहीं था, और साथ ही साथ किसी भी तरह की औरत को, चाहे वो बहुत बड़े मिनिस्टर की बीबी क्यों ना हो, उसको भी किसी तरह का वोट का राइट नहीं होता था। औरतों को राइट था ही नहीं वोट का। देखिए, हाँ, जो प्रॉपर्टी, आदमी जिनके पास जमीन नहीं थी, मैन।
only for a brief period under the Jacobin did all adult males enjoy suffrage. लेकिन याद रखिएगा केवल जैकोबिन मतलब कि आप समझ गए ना, रॉबर्सबेरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैकोबिन क्लब का जब शासन था थोड़े समय के लिए रॉबर्सबेरी चचा का, तो उन्होंने जितने भी मेल थे सब लोगों को, प्रॉपर्टी हो ना हो, सबको वोट का राइट दिया था। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि रॉबर्सबेरी चचा को तो फिर गिलोटिन भी तो कर दिया गया था। Only for okay. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 19th century, women and non-propertial men organized opposition movement demanding equal political right. अब उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन कोड बनाया उसने। नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहा है, दूसरा क्यों? वही 4 नेपोलियन थोड़े लाएंगे भाई, ऐसा थोड़े बेटे कि आलू खत्म होंगे फिर 2 किलो नेपोलियन ले आए। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब आया जैकोबिन के बाद, मतलब कि रॉबर्सबेरी के बाद, तो उसने औरतों को थोड़ा बहुत राइट दिया, लेकिन वो भी फादर और हस्बैंड के अंडर में दिया। वोट का राइट नहीं था, उसने भी उसको अंडर में कर दिया, फादर और हस्बैंड के अंडर में। नहीं, फिर वोट का राइट नहीं था, दूसरे तरह के राइट थे, वोट का राइट नहीं था। तो आगे जाकर के क्या किया, जो लोग भी जैसे कि क्या कहते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो लोग फीमेल क्या कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने अपना ऑर्गेनाइज किया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई और एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उसी को सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं उसके आगे हम लोग। इन द इकोनॉमिक स्फीयर liberalism stood for the freedom. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. Let us take the example of the German-speaking regions. In the first half of the 19th century, Napoleon's administrative measures had, देखिए पहले मैं बता दूं, अब जो लिबरलिज्म था वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समझी छवि, तीनों के तीनों इलाके में या तीनों के तीनों क्षेत्रों में इक्वल था। सामाजिक ये था कि एक नए तरह के मध्य वर्ग का, मिडिल क्लास का निर्माण हुआ था और वो कभी भी वो चाहते थे कि कानून की नजर में बराबरी का अधिकार मिले। पॉलिटिकल ये था कि जो लोग गरीब थे और जो लोग महिला थी या लेडीज फीमेल थी, वो चाहती थी कि हमें भी वोट का राइट हो। लेकिन इकोनॉमिक क्या था, वो देखिए, इकोनॉमिक ये था कि व्यापार करने में, कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री खड़ी करने में सरकार ने अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा रखे। तो जो मिडिल क्लास था वो इस रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ था और कहता था कि इस आर्थिक गतिविधियों या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर सरकार का जो भी प्रतिबंध है या रेस्ट्रिक्शन है, रोक है, उसको हटाई जाए और सब लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, इंडस्ट्री लगाने का, उद्योग लगाने का बराबर राइट दिया जाए। समझ रहे बात को? देखिए क्या होता है। और ये बात कहां से स्टार्ट, जर्मन स्पीकिंग रीजन, जहां ऐसे क्षेत्र जहां जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी और जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में आता था। ठीक है बेटा? जी बेटा, देखिए इक्वल तो कहीं था ही नहीं ना। हाँ, इकोनॉमिक सिनेरियो में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मतलब सोशल। अगर आप एरिया में देखो तो ये था ना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सबको समान करिए, कोई बहुत बड़ा जमींदार हो या हम छोटे किसान हैं तो सबको समान करिए। ठीक है? पॉलिटिकली मतलब कि सबको वोट का राइट दो आप। ठीक है ना? जो गरीब लोग हैं वो भी वोट करेंगे और जो औरतें हैं वो भी राइट करेंगे। और इकोनॉमिक ये था कि कोई भी आदमी चाहे जिसके पास कैपिटल हो या पूंजी हो, ठीक है, वो
उस पे कोई रोक नहीं। ऐसा नहीं हो कि ये आदमी इंडस्ट्री लगा सकता है, वो नहीं लगा सकता, यही लगाएगा वो नहीं लगाएगा, ऐसे से रोक, ऐसे नहीं। कोई भी आदमी जो चाहे इंडस्ट्री लगाना या किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, उसको पूरी छूट दी जाए। समझ रहा है? और ये बात इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बाद कहां से स्टार्ट, अब लग रहा है मेरे चक्कर ही आने वाले, बाकी 2 मिनट का मेरे को ब्रेक दीजिए। तो इकोनॉमिक स्फीयर में, आर्थिक क्षेत्र में जो लिबरलिज्म था या उदारवाद था, वो सबसे पहले जर्मन स्पीकिंग इलाके से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वो इलाका क्या था और कहां था, ये देखिए कि नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज a confederation of 39 states. Each of these proposed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods, as each region had its own system or weight and measures. This involved time consumed to, अरे बेटा तू किताब तो देख, इसका पेपर गोला बना रही है। हिंदी में है तो बेटा तू हिंदी समझ में आएगी बेटा, आपको ना। मेरे को बुक दिखाओ। ये पढ़ा रहा हूँ, ये लो पैराग्राफ। अरे तो बेटा ये हिंदी में है ना, तो पीछे रहता है, इंग्लिश आगे चल रहा है। ठीक है, ड्यूटीज as each region had its own system or weights or measure. This involved time consuming calculation. The measures of cloth, for example, was the alley, which is each region stood for a different length. An alley of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1, Nuremberg 65.6, in Fahrenberg 53.5. देखिए क्या हुआ, क्या कि नेपोलियन कोड आने से पहले, नेपोलियन कोड क्या था? नेपोलियन का सबसे बड़ा सुधार या रिफॉर्म बेटा ये था कि पूरे के पूरे यूरोप में, पूरा का पूरा यूरोप, जर्मनी फ्रांस से लेकर के वो छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने क्या किया, सबसे पहले फ्रांस में एक नेपोलियन कोड स्टार्ट किया। पूरे फ्रांस में वो कोई भी इलाका करो नेपोलियन के अंडर में था। पहले फ्रांस की बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक ही करेंसी चलेगी, एक ही तरह का मेजरमेंट चलेगा। अगर क्लॉथ का जो मेजरमेंट था एली एक, जैसे मान लो हम 1 मीटर मानते हैं, 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होता है, तो एली मान लो, जैसा कि इसमें बता रखा है कि अलग अलग शहरों में कहीं 54.7 सेंटीमीटर, कहीं 55.1, 65.6, 53.5, अलग अलग सेंटीमीटर। हाँ वो स्केल है बेटा, ये अलग अलग सेंटीमीटर का। जैसे मैंने एली को मीटर मान लो आप, 1 मीटर क्लॉथ उतने सेंटीमीटर का अलग अलग जगह लेंथ अलग होती थी, तो इसमें बहुत ज्यादा चक्कर था। अब जितने भी राज्यों से होके गुजरना पड़ेगा, हर स्टेट अपना अपना कस्टम ड्यूटी लगाते थे। कस्टम ड्यूटी का मतलब है कि बिक्री कर। अगर आप हमारे राज्य से क्रॉस करेंगे, चुंगी कर कहते हैं उसको हिंदी में, राज्य को क्रॉस करेंगे, हमारे बॉर्डर को क्रॉस किए नहीं, टोल टैक्स होता है, दीजिए भैया टैक्स, फिर क्रॉस किए, फिर दीजिए। ऐसे करते करते भाई व्यापारियों को बहुत घाटा होता था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, सच conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth of the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. तो जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी समुदाय था, वो कहता था कि अगर कॉमर्स को या व्यापार को बढ़ाना है तो यूनिफाइड मतलब एकीकृत व्यवस्था की स्थापना हो, एक ही करेंसी पूरे इलाके में चले, एक ही तरह का मेजरमेंट या नाप तौल हर जगह चले पूरे के पूरे इलाके में।
अगर हर जगह अलग अलग होगा तो व्यापार में तो बहुत ज्यादा घाटा होगा, समस्या पैदा होगी हम लोगों के लिए। ठीक बात है। तो इसको देखते हुए क्या किया गया 1834 में, वो देखिएगा बेटा। जो मैंने आपको बताया था ना, इस चैप्टर से का ही चीज था, लेकिन पहले ही नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बहुत लंबी लंबी कहानियां बता दी थी, उसी से क्लियर हो गया। लेकिन वो जो मैंने बताया तो वो अब आ रहा है, तो अभी मत सोचिए मैंने पढ़ा रखा है, इसमें लाइन वाइज बताना जरूरी है। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जोवरियन, क्या लिखा है बेटा वहां पे हिंदी में? हाँ, जोवरियन वाज फॉर्म्ड at the initiative of Persia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from only 30 to 2. The creation of a network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time. ये जो मैं सारी कहानी बता रहा हूं अभी फ्रांस से रेलेवेंट नहीं है, ये जर्मनी की बात हो रही है सारी। जर्मनी में जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, अलग अलग करेंसी थी, 30 तरह की करेंसी थी, 30 अलग अलग टाइप की करेंसी, 30, और अलग अलग तरह के टैरिफ भी लगाए जाते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि इसको कम किया जाएगा, यूनिफाइड करने की जरूरत है, इंटीग्रेटेड करने की जरूरत है, एकीकृत करने की जरूरत है। तो उस 30 करेंसी को 30 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी को बेटा घटा करके केवल 2 कर दिया गया, साथ ही साथ टैरिफ को भी कम कर दिया गया, और इस तरह से जर्मन के यूनिफिकेशन, जर्मनी की यूनिफिकेशन का काम हुआ। और आपको पता है फ्रांस के यूनिफिकेशन का काम तो भैया आपका नेपोलियन बोनापार्ट जी ने कर ही दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, ठीक है, 1815 के बाद में ये कंजर्वेशन के लिए क्या वर्ड यूज किया गया बेटा? रूढ़िवाद। एक अलग तरह का रूढ़िवाद का विकास हुआ, और वो क्या था देखते हैं। पहले कंजर्वेटिज्म क्या होता है ये देखते हैं, जो बॉक्स में बेटा, a political philosophy that stressed the importance of tradition, stabilized institution and customs and preferred gradual development to quick change. हिंदी में पढ़ना बेटा, पूरा क्या लिखा हुआ? तेज बोलना। संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय। ठीक है, ओके ओके, हो गया। अब देखिए बेटा, रूढ़िवाद से रूढ़िवादी बना। अब आपने देखा होगा अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बेटा आप किसी भी तरह के क्लोथ पहन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और कुछ जो पहले जमाने के थे, पहले जमाने के सोच वाले, वो अपनी सोच को करते हैं, नहीं अभी भी इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, है कि नहीं छवि? तो रूढ़िवादी मतलब जो पुराने रीति रिवाजों को और पुराने ढर्रे पर, जो पुराने तरह की सोच थी उसी पे चलने पर को जोर देते थे, कि जो ट्रेडिशनली मतलब हमारे पूर्वजों ने जैसा किया था हम उसी रास्ते को अपनाएं। किसी भी तरह के नए चेंज या नया कोई भी तरह का परिवर्तन स्वीकार ना करके जो धीरे धीरे विकास हो रहा है, विकास को अपने ही उसको उसकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो खुद ब खुद होता रहेगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है खुद से। ये था कंजर्वेटिज्म, मतलब रूढ़िवादी, ऐसे सोच। समझ में आया आपको या फिर से बताऊं? ठीक है, इसको नींद भी आ रही है, अब इसको बेटा कल करा देते हैं आप लोग, ठीक है, आज इतना रहने।